प्रजामंडल आंदोलन, किसान आंदोलन तो पढ़ लिए, इतने किसान आंदोलन पढ़े कि किसान आंदोलन याद में आ रहा है। तो अपनी हेडिंग होगी प्रजामंडल आंदोलन। कि ऐसा क्या हो गया कि प्रजा को क्या करने पड़े, आंदोलन करने पड़े। देखो एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, कोई भी एग्जाम दोगे यह से सवाल आएगा ही आएगा, ठीक है ना। तो व्यवस्थित तरीके से पढ़ना प्रजामंडल आंदोलन, सारी की सारी डेटें याद रखनी है, सारे के सारे सन याद रखना है, ठीक है ना। जितनी भी आपको आधुनिक राजस्थान पढ़ाया है मैंने, आधुनिक राजस्थान की हर एक चीज़ें याद रखनी है, ठीक है। राजा महाराजा पढ़े उसमें आप सन इतने याद नहीं रखोगे तो भी चल जाता है, लेकिन कभी कभार ही सन का सवाल आता है। लेकिन जब आप प्रजामंडल पढ़ोगे, जनजातीय पढ़ोगे, किसान आंदोलन पढ़ोगे तो सन का सवाल आता है, ठीक है ना। क्योंकि एग्जैक्ट डेट हमें यहाँ से प्राप्त हो जाती है, उस समय हमारे पास क्या नहीं थी, एग्जैक्ट डेट नहीं थी, ठीक है ना। अब देखो प्रजामंडल की प्रजा को किन किन कारणों की वजह से क्या करने पड़े, आंदोलन करने पड़े। सबसे पहला कारण था कि प्रजा चाहती थी कैसा शासन हो, उत्तरदायित्व शासन हो। कैसा शासन होना चाहिए, उत्तरदायित्व। उत्तरदायित्व मतलब कि रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, ठीक है ना, कि ऐसी सरकार होनी चाहिए जो जनता की मांगों को माने, ठीक है। जनता को मूल अधिकार देना, प्रजामंडल आंदोलन क्यों चलाया गया, एक तो जनता को मूल अधिकार देना और जनता के लिए कैसा उत्तरदायित्व शासन, जिसे आपके वेद शासन भी कह सकते हैं। संवैधानिक शासन की क्या करना, स्थापना करना। ये प्रमुख 3 कारण थे किसको, आंदोलन को चलाने के, प्रजामंडल आंदोलन को चलाने के, ठीक है ना। तो अपन तीनों कारणों के बारे में लिखते हैं कि राज्यों में उत्तरदायित्व शासन स्थापित करने हेतु, हाँ, राज्य में उत्तरदायित्व शासन स्थापित करने हेतु प्रजामंडल चलाए। आंदोलन, ठीक है। एक तो कारण क्या था कि उत्तरदायित्व शासन करना, कि ऐसी सरकार होनी चाहिए जो क्या हो, अपनी जनता के प्रति क्या हो, उत्तरदायित्व हो, जनता की बातें माने। ऐसी सरकार के लिए क्या किए गए, प्रजामंडल आंदोलन किए गए। और जनता के मूल अधिकार दिलाना, जनता को क्या दिलाना, मूल अधिकार, जनता को मूल अधिकार दिलवाना, मूल अधिकार दिलवाना, दिलवाना। दूसरा कारण हो गया, जनता को मूल अधिकार दिलवाने से मतलब था कि जनता के पास भी कुछ ना कुछ अधिकार होने चाहिए जिससे वो अपनी मर्जी से कुछ भी कार्य कर सके, ठीक है। और तीसरा कारण था संवैधानिक शासन व्यवस्था की स्थापना करना। कैसी, संवैधानिक शासन व्यवस्था की स्थापना करना, ठीक है ना। मतलब एक अच्छे शासन की क्या करना, स्थापना करना। इसके लिए आपके कौन से आंदोलन चलाए गए, प्रजामंडल किसान आंदोलन चलाए गए। प्रजा, हाँ देखो प्रजा क्या होता है, जनता, ठीक है। मंडल मतलब समूह, ठीक है। आंदोलन का मतलब तो आप समझते हो कि जनता के समूहों के द्वारा जो आंदोलन चलाए गए उसे क्या कहते हैं, प्रजामंडल कहते हैं, ठीक है। अब आप लोगों को ही मैं रोजाना यहाँ बुला दूँ और पढ़ाऊँ नहीं तो आप भी तो क्या करोगे, आंदोलन करोगे ना, क्योंकि आपको चीज़ें क्या चाहिए, आपको अधिकार है, आपको पढ़ने का, मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ तो क्या करोगे, आंदोलन कर सकते। वैसे वैसे जनता को भी क्या चाहिए थे, उनके राइट्स चाहिए थे। क्या चाहिए थे, अधिकार। जनता चाहती थी कि सरकार हमें क्या दे, अधिकार दे। जैसे खेती करे तो उनके ऊपर कम टैक्स लगाए, ज़्यादा अत्याचार नहीं करे। और संवैधानिक उत्तरदायित्व मतलब ऐसे कानून जो संवैधानिक हो, संविधान में लिखे हुए कानून होने चाहिए, ऐसे कानून की स्थापना करनी चाहिए। और क्या था, राज्यों में उत्तरदायित्व शासन, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, मतलब जनता के प्रति क्या हो, उत्तरदायित्व हो। जनता के प्रति उत्तरदायित्व का मतलब कैसे कि जैसे आप जोधपुर, उस समय जोधपुर भी क्या था, एक राज्य था, वहाँ रह रहे हो और वहाँ पे आपको किसी प्रकार के कोई अधिकार नहीं दिए जा रहे। आप
वोट दे रहे हो या किसी को चुनने का भी आपको अधिकार नहीं था, ठीक है ना। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर वहाँ की जनता ने क्या किए, आपके आंदोलन चलाए जिससे उनको सारे अधिकार प्राप्त हो सके। तो इसी को क्या कहते हैं, आपके प्रजामंडल आंदोलन कहते हैं। अब ये प्रजामंडल आंदोलन चलाने के लिए प्रमुख जो संस्था बने थे, आपको याद हो तो मैंने आपको लिखाया था अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद, याद है? कब इसकी स्थापना की गई थी? तो मैंने क्या बोला, कंफ्यूज हो गया सन के अंदर। तो 1927 कब की गई थी? 1927, ठीक है ना। 17-18 दिसंबर, बिल्कुल सही है, ठीक है ना। अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद। तो थोड़े थोड़े हम संगठनों की भी चर्चा करते करते साथ में चलेंगे। तो पहला संगठन कौन सा आएगा आपके? अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद। तो हाँ, अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद। कब स्थापना? 17-18 दिसंबर 1927। कहाँ की गई थी इसकी स्थापना? बॉम्बे। कहाँ की गई थी? बॉम्बे के अंदर, ठीक है। तो स्थापना यहाँ लिख लेते हैं, स्थापना बॉम्बे। इसके अध्यक्ष किससे बनाया गया था? जल्दी बताओ। दीवान रामचंद्र राव। उपाध्यक्ष विजय पथिक। हाँ जल्दी बताओ। हाँ हाँ, ठीक है ना। उपाध्यक्ष विजय सिंह पथिक। पथिक कहाँ का था भाई? बुलंदशहर यूपी। कहाँ का था? बुलंदशहर यूपी। मूल नाम क्या था? भूप सिंह। क्या नाम था? भूप सिंह, ठीक है ना। देखो, राजपूताना व मध्य प्रांत के जो सचिव बनाया गया, किसको बनाया गया? आपके राम नारायण चौधरी को। याद है चीज? राजपूताना व मध्य भारत का सचिव किसे बनाया गया? राम नारायण चौधरी। एक तो ये हो गया अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद। स्थापना 17-18 दिसंबर 1927 बॉम्बे। दीवान रामचंद्र राव इसके अध्यक्ष। उपाध्यक्ष विजय सिंह पथिक। सचिव किसे बनाया गया? आपके राम नारायण चौधरी, ठीक है। उसके बाद राजपूताना देशी राज्य लोक परिषद, याद है? ये भी लिखाया था, राजपूताना देशी राज्य लोक परिषद। इनका अधिवेशन किसने बुलाया था? आपके राम नारायण चौधरी ने। 1928 के स्थापना, 1931 के आसपास आज तक अधिवेशन बुलाया होगा। है ना? सही का ना? तो राजपूताना देशी राज्य लोक परिषद। दूसरा संगठन कौन सा लिखे यहाँ पर? राजपूताना देशी राज्य लोक परिषद। स्थापना 1928। अध्यक्ष नारायण
नारायण सम्मेलन 1931। 3 साल के बाद क्या बुलाया गया? सम्मेलन बुलाया गया। ठीक है ना। तो ये आपका हो गया दूसरा संगठन। अब कांग्रेस का एक अधिवेशन होगा, हरिपुरा अधिवेशन। कौन सा अधिवेशन होगा? हरिपुरा अधिवेशन। याद है आपको, मैंने बताया था कि सुभाष चंद्र बोस को इसका अध्यक्ष बनाया गया था। सुभाष बाबू इसके क्या थे? अध्यक्ष। उसके बाद सुभाष चंद्र बोस एक बार और 1939 के अंदर अध्यक्ष बनते हैं, त्रिपुरी अधिवेशन। ठीक है, त्रिपुरी संकट कहते हैं। सुभाष चंद्र बोस अपनी अध्यक्षता पद से इस्तीफा देते हैं। महात्मा गांधी अपना एक जिसे एक व्यक्ति को खड़ा करते हैं उनके सामने, लेकिन वो चुनाव हार जाते हैं। उस व्यक्ति का नाम आता है, मुझे याद नहीं आ रहा है, क्या नाम था उसका यार, ठीक है ना, याद नहीं आ रहा है। तो अपन को हरिपुरा नहीं पढ़ना है, त्रिपुरी नहीं पढ़ना है, अपन को हरिपुरा अधिवेशन पढ़ना है। ठीक है ना, क्योंकि उस समय ही आपके प्रजामंडल आंदोलन को क्या मिलेगा? समर्थन मिलेगा। पहले तो प्रजामंडल आंदोलन को समर्थन देने से कांग्रेस ने साफ साफ क्या कर दिया? मना कर दिया। कांग्रेस ने कहा कि पहले हमें किन से लड़ना है? अंग्रेजों से लड़ना है, राजाओं से हम बाद में भी लड़ लेंगे। लेकिन जनता ने कहा यदि आप हमारा साथ नहीं दोगे तो जनता क्या बना रही थी? अपने संगठन बना रही थी। क्या बना रही थी? इधर देखो, जनता अपने क्या बना रही थी? संगठन बना रही थी। कैसे संगठन बनाए? अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद, राजपूताना देशी राज्य लोक परिषद, ऐसे संगठन बनाकर कांग्रेस के ऊपर क्या बनाया गया? दबाव बनाया गया। और कांग्रेस ने 1938 के हरिपुरा अधिवेशन के अंदर प्रजामंडल आंदोलन को क्या दिया? अपना समर्थन दिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, RS के अंदर साहित्य के सवाल पूछा हुआ है। ठीक है ना। तो आगे देखते हैं। मैं चाहता हूँ कि ये सारे प्रजामंडल आपको यहीं याद हो जाए, बैठे रहेगा, क्योंकि बाद में आप वापस कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है ना। तो देखो, कांग्रेस ने 1938 के हरिपुरा अधिवेशन में कांग्रेस ने 1938 के हरिपुरा अधिवेशन में हरिपुरा अधिवेशन में प्रजामंडल आंदोलन को समर्थन दिया। अब जैसे ही कांग्रेस प्रजामंडल आंदोलन को समर्थन देगी, बहुत सारे प्रजामंडल आंदोलन की क्या की जाएगी? स्थापना की जाएगी। बहुत सारे प्रजामंडल बनेंगे। कौन कौन से बनेंगे वो मैं आपको लिखाऊंगा साथ साथ में। ठीक है। और इस हरिपुरा अधिवेशन के अंदर कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे कौन थे? आपके सुभाष बाबू। तो हरिपुरा अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? सुभाष चंद्र बोस। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें, हाँ, यदि जापान द्वितीय विश्व युद्ध के अंदर नहीं हारता तो भारत बहुत पहले ही क्या हो जाता? आज़ाद हो जाता, क्योंकि जापान ने इनके नेतृत्व में अपनी आर्मी भेज दी थी और इन्होंने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर अपना अधिकार स्थापित कर दिया था। ठीक है ना। उन द्वीपों को शहीद द्वीप करके ऐसा कुछ नाम दिया था। अब देखो आगे, प्रमुख प्रजामंडल आंदोलन की क्या कर लेते हैं? डेटे याद कर लेते हैं कि कौन से प्रजामंडल की स्थापना कब कब हुई। तो आगे देखो, लिखते हैं। उन्नीस 1931 के अंदर सबसे पहला प्रजामंडल बना आपके जयपुर। कौन सा बना? जयपुर प्रजामंडल। तो लिखते हैं 1931 कौन कौन से प्रजामंडल बने? जयपुर और बूंदी। कौन से बने? जयपुर और बूंदी। देखो ये याद रखना। फिर 1934 के अंदर बने आपके मारवाड़ और हाड़ौती। कौन से बने? मारवाड़ और हाड़ौती। तो AB 1934 कौन से बन रहे? मारवाड़ और
हाड़ौती। ठीक है। अब जैसे ही आगे आए अपन 1936 के अंदर बीकानेर और भरतपुर, कौन से बने? बीकानेर और 1936 बीकानेर और धौलपुर। अब 36 तक तो ऐसे संगठन बनते जा रहे थे, प्रजामंडल बनते जा रहे थे, लेकिन 1938 के अंदर कांग्रेस ने क्या दे दिया? प्रजामंडल को समर्थन दिया। तो सबसे ज़्यादा प्रजामंडल कब बनेंगे? 1938 के अंदर। कौन कौन से बनेंगे? मेवाड़, शाहपुरा। ठीक है, 1938। सबसे पहले तो कौन बना? मेवाड़। मेवाड़ के बाद जैसे ही पता चला शाहपुर वाला को, शाहपुरा ने कहा हम बनेंगे। शाहपुरा सबसे नवीनतम बसाई हुई रियासत अंग्रेजों द्वारा। ठीक है ना, याद रखना। ठीक है, उसके बाद ए बी सी, ए बी और सी, अलवर, भरतपुर और करौली। ठीक है, आगे लिख लेना ए बी और सी। अब 1939 के अंदर और प्रजामंडल बने कोटा, किशनगढ़ और सिरोही। 1939 कोटा, किशनगढ़ और सिरोही। ठीक है, के एस। 1942 के अंदर बना आपके कुशलगढ़। 1942 क्या बना? कुशलगढ़। 1943 के अंदर बना आपके बांसवाड़ा। क्या बना? बांसवाड़ा प्रजामंडल। और 1944 में बना आपके डूंगरपुर। 1945 के अंदर बना आपके जैसलमेर और प्रतापगढ़। और सबसे लास्ट में बना आपके झालावाड़ 1946। तो 46 लिखते हैं यहाँ पर, दूसरे पेन से लिख देते हैं 46 झालावाड़। प्रतापगढ़। हे देवियों और सज्जनों, इनको तो आपको याद करना ही पड़ेगा और कोई चारा नहीं है। बिल्कुल चारा बताया जाएगा आपको कि चारा क्या है इजी तरीके से। ठीक है ना? हाँ, कि इनके ट्रिक भी है, ट्रिक मैं आपको बाद में बता दूंगा। ठीक है ना, कि कैसे इनके संस्थापकों को आपको याद रखना है। बहुत बार सवाल पूछे हुए हैं, तो कहना कि बार बार सवाल पूछे गए हैं, बार बार गलत किए गए हैं, तो सावधानी बरती जाए तो अच्छा है। वो कहना कि सब कुछ बताया जाए तो अच्छा है, कुछ ना छुपाया जाए तो अच्छा है। अदालत लगी है तेरे मोहल्ले में, कोई नहीं हमारे मोहल्ले से गवाह बुलाया जाए तो भी अच्छा है, कि गवाह सब जगह से आने चाहिए। ठीक है, वैसे के वैसे आपको प्रजामंडल तो याद करने ही पड़ेंगे। चलो एक एक रट्टा मारो। सन भी तो मारनी है। 1931 कौन सा प्रजामंडल बना? जयपुर बूंदी। 31 के बाद 3 साल के बाद कौन से बने? मारवाड़ और हड़ौती। 2 साल बाद 36 में बीकानेर धौलपुर। 38 में ए बी सी। ठीक है, 36 38 39 में के एस कोटा, किशनगढ़ और सिरोही। 36 38 39 40 में कुछ है। 42 में कौन सा बना? कुशलगढ़। 43 में बांसवाड़ा। 44 में
डूंगरपुर। 45 में जैसलमेर और प्रतापगढ़। 46 में झालावाड़। याद हो गया? हाँ चलो कोई दिक्कत नहीं, वापस लिखते हैं ना, तकलीफ थोड़ी है। अपने क्या, अपन को तो डेट याद करनी, कर लेंगे। ठीक है, कॉपी करो बंद। हाँ 1931 कौन कौन से बने? जयपुर और बूंदी। 1931 में हो गया ये। 1934 मारवाड़ और हाड़ौती। ठीक है। 35 है क्या? 35 में कोई? 37 में? 36 में? ये 37 वाला कौन था? 37 में कोई नहीं है। कौन सा है? बी और डी। धौलपुर। ठीक है, बीडी। ठीक है, बीडी कला। ठीक है ना, एजुकेशन मिनिस्टर है ना, उससे याद रखना, बीडी कला। ठीक है ना। 36 हो गया। 38 सबसे ज़्यादा कब बने? मेवाड़ बना, शाहपुरा बना, ए बी और सी, अलवर, भरतपुर और करौली। 1939 के एस, कोटा, किशनगढ़ और सिरोही। 1942 कुशलगढ़। 1943 बांसवाड़ा। 1945 जैसलमेर और प्रतापगढ़। और 1946 डूंगरपुर, देवी झालावाड़। 44 में डूंगरपुर। याद हो गए? 3-4 बार घर जाके रट्टा मारना, याद हो जाएंगे। अब अपन बात करेंगे जयपुर प्रजामंडल की। किसकी बात करेंगे? जयपुर प्रजामंडल। जयपुर प्रजामंडल कर लेते हैं, थोड़ा बढ़िया चीज़ है इसके अंदर। ठीक है ना। तो अपनी हेडिंग रहेगी जयपुर प्रजामंडल। जयपुर प्रजामंडल की स्थापना 1931 कब की गई? 1931 के अंदर इसकी स्थापना की गई। और इसका जो संस्थापक बनाया गया, किसे? इसका जो संस्थापक था कौन था आपके? कपूर चंद पाटनी। क्या नाम था? कपूर चंद पाटनी। तो संस्थापक पाटनी। क्या जयपुर प्रजामंडल ऐसे ही बन रहा है क्या? क्यों जयपुर प्रजामंडल की स्थापना की गई? कोई रीज़न बताओ मुझे, बताओ जल्दी बताओ। ये कोई रीज़न थोड़ी है, कोई ना कोई संगठन बना होगा, उस संगठन ने काम किया होगा और उस संगठन ने कहा होगा कि हमें जनता की मांगे उठाने के लिए क्या बनाने चाहिए? प्रजामंडल बनाने चाहिए। तो याद करो 1931 के अंदर कौन से संगठन का अधिवेशन बुलाया गया था? राजपूताना देशी राज्य लोक परिषद। राजपूताना मतलब राजस्थान के अंदर प्रजामंडल की स्थापना करने के लिए फोर्स किसने किया? राजपूताना देशी राज्य लोक परिषद ने कहा कि हमें ऐसे संगठन बनाने हैं जो जनता की भलाई के लिए काम करें। तो दिमाग लगाओ अपना थोड़ा, ठीक है। तो चीज़ें समझ में आ जाएगी। अब प्रजामंडल बना तो दिया, फ्लो में कहा, सबके अंदर जोश भरा। रामनारायण चौधरी जी ने वहाँ के 4 साल तक इस प्रजामंडल ने कोई भी काम नहीं किए, ठीक है। 1936 के अंदर जमनालाल बजाज जी यहाँ पर आए। बजाज जी ने पूछा कि यार आप लोगों ने प्रजामंडल बनाया था ना? रे कि हाँ बजाज जी बनाया था ना। ले चलो कार्यालय में, चलो प्रजामंडल के। अब प्रजामंडल बनाया, लेकिन कार्यालय पर जिस दिन बनाया उस दिन से लॉक लगा हुआ था। 4-5 साल तक कभी लॉक खुला ही नहीं। अब जमनालाल बजाज जी पूछे किसे? कपूरचंद पाटनी से। पाटनी साहब चलो। अब पाटनी साहब की चाबी नहीं लद रही है, चाबी गुम गई, बहाने बना रहे। जमनालाल बजाज को पता चल गया कि
ये लोगों से कुछ भी नहीं होगा। तो 1936 के अंदर जयपुर प्रजामंडल का क्या किया गया, पुनर्गठन किया गया 1936 के अंदर। याद रखना ये डेटे, ठीक है ना। ये भी पूछ सकते हैं आपको कि जयपुर प्रजामंडल का पुनर्गठन किसके द्वारा किया गया, वह कब किया गया। तो जमनालाल बजाज और 1936। तो लिखो प्रजामंडल ने, लिखना प्रजामंडल ने 5 वर्षों तक कुछ कार्य नहीं किया, वह इस कारण 1936 में जमनालाल बजाज द्वारा जयपुर प्रजामंडल का पुनर्गठन किया गया। वह इसका अध्यक्ष चिरंजी लाल मिश्र को बनाया। किसको बनाया, चिरंजी लाल मिश्र को बनाया। और इसका जो मंत्री बनाया गया वो बनाया गया आपके हीरालाल को। मंत्री किसको बनाया गया, हीरालाल शास्त्री, ठीक है। तो मंत्री किसे बनाया, अब ये सारी घटनाएं हुई तो आपके कहा गया कि प्रजामंडल का क्या बुलाया जाए, अधिवेशन बुलाया जाए। क्या बुलाया जाए, अधिवेशन। तो प्रजामंडल का पहला अधिवेशन बुलाया जाएगा कब, 8 व 9 मई 1938 को, ठीक है ना। तो लिखते हैं कि 8 व 9 मई, ठीक है। आठ व 9 मई 1938 को प्रजामंडल का अधिवेशन बुलाया गया जिसकी अध्यक्षता जमनालाल बजाज ने की। जमनालाल बजाज ने की थी, ठीक है। जमनालाल बजाज ने क्या की थी, इसकी अध्यक्षता की थी, ठीक है ना, अध्यक्षता की। अब देखो जमनालाल बजाज के बारे में थोड़ी सी और चीज़ें देखते हैं कि अधिवेशन बुलाया। जमनालाल बजाज ने कहा कि बुलाया कहाँ पर था, नथमल का कटला गांव। कहाँ बुलाया गया था, नथमल का कटला, ठीक है, स्थान है नथमल का कटला। अब बजाज जी ने महात्मा गांधी को कहा, गांधी जी यार आप भी आओ। गांधी जी ने कहा यार मेरे पास टाइम नहीं है, मैं बिजी आदमी हूँ, एक काम करो मेरी लुगाई यहाँ से फ्री बैठी है, उनको लेके चले जाओ। तो गांधी जी की पत्नी कस्तूरबा बाई गांधी को कहाँ बुलाया गया, यहाँ पर। और कस्तूरबा बाई गांधी ने 10 मई को यहाँ पर स्पीच दिया, भाषण दिया। तो लिख सकते हैं कि 10 मई को कस्तूरबा गांधी ने महिलाओं की सभा को संबोधित किया
प्रतिनिधित्व किया। ठीक है। अब हीरालाल शास्त्री के कहने पर आपके जो शेखावटी किसान आंदोलन, याद है आपको शेखावटी किसान आंदोलन पढ़ाया था मैंने, सिक्कर किसान आंदोलन शेखावटी, तो उनके सारे नेता किसके अंदर जुड़ गए, आपके जयपुर प्रजामंडल के 1938 के नथमल के कटला अधिवेशन के अंदर जुड़ गए। अब अच्छे नेता मिलेंगे तो आंदोलन एक अलग ऊंचाई के ऊपर चलेगा। तो शास्त्री जी के कहने पर शेखावटी किसान सभा के नेता इसके अंदर जुड़ गए। कौन कौन से थे उनके बारे में लिख लेते हैं कि हीरालाल शास्त्री के कहने पर शेखावटी किसान सभा ने भाग लिया। हीरालाल शास्त्री के कहने पर शेखावटी किसान सभा ने भाग लिया। किसान सभा ने भाग लिया जिसके प्रमुख नेता निम्न थे। ठीक है ना, कि प्रमुख नेता कौन कौन से थे, सरदार हरदयाल सिंह, नेतराम सिंह और तारकेश्वर प्रसाद शर्मा। तो सरदार हरदयाल सिंह, नेतराम सिंह और तारकेश्वर प्रसाद, ये प्रमुख नेता आपके किससे जुड़ गए, जयपुर प्रजामंडल से जुड़ गए। लादूराम जोशी, चिरंजी लाल मिश्र, ठीक है ना, ये प्रमुख नेता थे। अब देखो आगे क्या हुआ। इस प्रकार से ये अधिवेशन तो आपके क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब धीरे धीरे बात आई, आपके आज़ादी की बात आई। उस समय गांधी जी ने कहा कि हम क्या चलाएंगे, एक आंदोलन चलाएंगे। कौन सा आंदोलन चलाएंगे, भारत छोड़ो आंदोलन चलाएंगे। कौन सा आंदोलन चलाएंगे, भारत छोड़ो आंदोलन। तो सभी रियासतों से जो प्रजामंडल थे वहाँ से सभी नेता गए गांधी जी से मिलने के लिए। कहाँ, मुंबई के अंदर। कहाँ गए, मुंबई। याद है आपको कि भारत छोड़ो आंदोलन मेरे पढ़ा हुआ है आपको कि गांधी जी के द्वारा किया गया तीसरा आंदोलन था। ठीक है, इसकी शुरुआत आपके मुंबई, ठीक है ना। कंफ्यूज कर रहे हो, संस्कृत तेजपाल वहाँ से तो वहाँ हुई थी ना, कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था संस्कृत तेजपाल कॉलेज के अंदर। ठीक है, तो वहाँ पर कौन गए, आपके हीरालाल शास्त्री जी गए। शास्त्री जी गए वहाँ पर, गांधी जी ने कहा कि करो या मरो। शास्त्री जी को कुछ समझ में नहीं आया, शास्त्री जी के क्या करो और क्या मरो। शास्त्री जी वहाँ से चुपचाप वापस आ गए और आते ही यहाँ के नेताओं ने पूछा कि शास्त्री जी क्या हमें भी भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेना है क्या। शास्त्री जी ने कहा कि रुको, सोचने का टाइम दो। तो शास्त्री जी ने सोचा। उसके बाद कुछ नेता ने कहा कि शास्त्री जी बताओ, टाइम पे बता रहे हो, फटाफट तो बताओ वरना जाने दो। तो शास्त्री जी ने कहा कि यार मुझे गांधी जी ने क्या कहा मुझे समझ में नहीं आया, तो हम लोगों को भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लेना है। एकमात्र ऐसी रियासत थी जिसने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लिया। कौन सी रियासत थी, जयपुर। कौन सी थी, जयपुर। याद रखना, सवाल पूछा जा सकता है। अब भाग नहीं लिया, किसके कहने पर नहीं लिया, हीरालाल शास्त्री के अंदर। लेकिन कुछ नेता और थे, उन्होंने कहा हम तो भाग लेंगे। ठीक है, इनके द्वारा एक अलग मोर्चा स्थापित किया जाएगा जिसका नाम होगा आज़ाद मोर्चा। क्या नाम होगा, आज़ाद। आज भी जयपुर के अंदर जाओगे तो आज़ाद रोड बनी हुई है। ठीक है, उन्हीं व्यक्ति के नाम पर बनी हुई है जिसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। अब आप देखोगे कि भारत छोड़ो आंदोलन के अंदर भाग नहीं लिया, तो हीरालाल शास्त्री के अच्छे दोस्त थे आपके मिर्ज़ा इस्माइल। MI रोड बनी हुई है जयपुर के अंदर, ठीक है ना, देखना मिर्ज़ा इस्माइल रोड, ठीक है ना। उन्होंने कहा शास्त्री जी आप भारत छोड़ो आंदोलन में भाग मत लेना, आप जो कहोगे वो बातें मैं मान लूँगा। शास्त्री जी ने कहा कि यार ये आदमी अपनी बातें मान रहा है, अपन को क्या चाहिए, उत्तरदायित्व शासन चाहिए, ये अपनी बातें मानेगा तो अपन को टेंशन ही नहीं है। ठीक है, तो शास्त्री जी ने कहा कि अपन तो भाग नहीं लेंगे। तो
हीरालाल शास्त्री ने आपके मिर्जा इस्माइल की बातें मानकर भी भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लिया। तो आज़ाद मोर्चा ने कहा हम तो भाग लेंगे। अब देखो आज़ाद मोर्चा ने क्या क्या काम किया उसके बारे में फिर आपको बताएंगे जेंटलमैन समझौते के बारे में। देखो आगे कि इसके अंदर लिख लेते हैं कि 1939 में, पहले इसमें लिखना थोड़ा सा, 1939 में जयपुर रियासत ने प्रजामंडल पर रोक लगा दी। रियासत ने प्रजामंडल पर रोक लगा दी व जमनालाल बजाज को क्या कर दिया, गिरफ्तार कर लिया। वह बजाज को गिरफ्तार कर दिया, गिरफ्तार कर लिया। अब देखो आज़ाद मोर्चा, क्या लिखेंगे, आज़ाद मोर्चा बजाज को गिरफ्तार कर लिया। हेडिंग डालना आज़ाद मोर्चा, सॉरी आज़ाद मोर्चा से पहले आपको जेंटलमैन समझौता बताना ठीक रहेगा। अब देखो कि शास्त्री जी को मिर्जा इस्माइल ने कहा था कि शास्त्री जी हम में एक एग्रीमेंट कर लेंगे, आप टेंशन मत लो, आपकी सारी बातें मैं मान लूँगा। अब शास्त्री जी के ऊपर वहाँ के लोगों ने दबाव बनाना शुरू किया कि आप मिर्जा इस्माइल से क्या कीजिए, बात कीजिए। शास्त्री जी ने मिर्जा इस्माइल को लगाया फ़ोन कि यार लोगों ने मेरी हालत ख़राब कर दी है मेरे, अब मेरे साथ क्या करो, समझौता करो। मिर्जा इस्माइल ने कहा बिल्कुल आपकी बात मुझे याद है, आपने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लिया तो आपके साथ समझौता किया जाएगा, ठीक है ना। तो किन के बीच में समझौता होगा, हीरालाल शास्त्री और मिर्जा इस्माइल के बीच में। कौन सा समझौता होगा, जेंटलमैन समझौता। कौन सा, जेंटलमैन। कोई बता सकता है कि इस समझौते को जेंटलमैन समझौता क्यों कहते हैं? बताओ रे, कोई तो बताओ। किसके बीच में, हीरालाल शास्त्री मिर्जा इस्माइल। बताओ जल्दी बताओ। बिल्कुल सही बात कही है, कही तो, ठीक है ना। ये थे आपके जयपुर के प्रधानमंत्री। ठीक है, जयपुर के क्या थे, प्रधानमंत्री थे, और ये प्रजामंडल के क्या थे, अध्यक्ष थे। दो जेंटलमैन, जेंटलमैन मतलब पढ़े लिखे लोग, कहाँ बैठ रहे हैं, हैंड टू हैंड, सामने बैठ के समझौता कर रहे हैं, इसीलिए इस समझौते को क्या कहते हैं, जेंटलमैन समझौता कहते हैं, ठीक है ना। अब इस समझौते के तहत प्रमुख क्या क्या बातें रखी गई। अब शास्त्री जी ने कहा कि यार मिर्जा इस्माइल जी आपने मुझे यहाँ बैठा है, उसमें आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। अब क्यों क्या, लेकिन 3-4 मांगे हैं, आप मान लो तो अच्छी बात है। मिर्जा इस्माइल ने कहा कि आप टेंशन ही मत लो, आपको जो मांगे मनवानी है वो मानने के लिए तैयार हूँ। आपने मेरी बात मानी, मैं आपकी बात मानूंगा। शास्त्री जी बड़े राजी मन में कि यार आज तो जो आए वो मांग लो। शास्त्री जी ने सबसे पहले कहा कि जयपुर के जो रियासत है वो भारत छोड़ो आंदोलन में के दौरान अंग्रेज़ों की मदद नहीं करेगी। क्या नहीं करेगी, जयपुर रियासत भारत छोड़ो आंदोलन के समय अंग्रेज़ों की मदद नहीं करेगी। मिर्जा इस्माइल ने कहा बस इतनी सी बात, और कुछ कह रहे सुन लो, और भी है 2-3 बातें कि जयपुर रियासत में उत्तरदायित्व शासन की स्थापना की जाएगी। रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, कैसी गवर्नमेंट, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, जो जनता के प्रति क्या हो, उत्तरदायी हो। मिर्जा इस्माइल का बिल्कुल आपकी बात मान ली जाएगी। और कि जयपुर प्रजामंडल शांतिपूर्वक आंदोलन
कर सकती है, हिंसा नहीं करेंगे। हिंसा करेगी तो आप क्या डाल सकते हो, जेल में डाल सकते हो। तो जयपुर प्रजा मंडल क्या कर सकती है, शांतिपूर्वक आंदोलन कर सकती है। मुझे इस तरह ने कहा कि आप शांतिपूर्वक चाहे कुछ भी करो, मुझे कोई टेंशन नहीं है, यदि हिंसा की तो मैं टांगे तोड़ दूंगा। ठीक है। जयपुर रियासत ब्रिटिश भारत से आए हुए लोगों की क्या करेगी, गिरफ्तार करके वापस अंग्रेजों को नहीं सौंपेगी। देखो कैसे, जैसे आप लोग अंग्रेजों के समय थे, मैं जयपुर रियासत में था, प्रजामंडल के अंदर जुड़ा हुआ था। आप लोगों ने बंगाल के अंदर किसी की हत्या करके आगे, किसी अंग्रेज को मार के आगे, मैं आपको कहाँ छिपा रहा था, जयपुर के अंदर। अब जयपुर रियासत के जो लोग होते थे, जो राजा के, वो क्या करते थे, मेरे पास से आप लोगों को छीन के वापस किसको दे देते थे, अंग्रेजों को। तो मेजर इस्माइल ने कहा कि यार आप हीरालाल शास्त्री ने कहा कि यार आपको क्या लेना देना, अंग्रेज बाहर के, आप ऐसे ही क्यों दे रहे हो, कि नहीं देंगे। आप चाहे किसी को क्या, आपको अपने घर में छुपा के रखना, कोई भी व्यक्ति आए तो आपको अपने घर में छुपा के रखना, हम उनको जाने के लिए नहीं कहेंगे। मेजर इस्माइल हीरालाल शास्त्री का वेरी गुड। अब बाकी सब ठीक है कि मेरी मांगे तो क्या हो गई, पूरी। अब आपकी कोई भी मांग हो तो बता दो। तो सीधा सा कहा मेजर इस्माइल ने कि जयपुर प्रजामंडल भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लेना चाहिए। ठीक है ना। तो इस प्रकार से कौन सा समझौता हुआ, आपके जेंटलमैन समझौता। आई बात समझ में। मोस्ट इंपॉर्टेंट समझौता है, इसकी डेट पूछी हुई है, ये भी पूछा हुआ है किन के बीच में हुआ। ठीक है ना। IMP करके लिखना। तो 5 बातें लिखाई है मैंने, आपको याद हो गई होगी, तो 5 बातें अपन लिखेंगे। ठीक है। सबसे पहले क्या लिखेंगे, जयपुर रियासत भारत छोड़ो आंदोलन के अंदर अंग्रेजों का साथ नहीं देगी। कि जयपुर रियासत भारत छोड़ो आंदोलन में अंग्रेजों का साथ नहीं देगी, जयपुर रियासत उत्तरदायित्व शासन स्थापित करेगी, उत्तरदायित्व शासन स्थापित करेगी। ठीक है। रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की स्थापना करेगी। और क्या मांगे थी, जयपुर प्रजामंडल यदि कोई भी जुलूस वगैरह निकाले उसके ऊपर आप क्या नहीं लगाएंगे, रोक नहीं लगाएंगे। तीसरी मांग क्या थी कि जयपुर प्रजामंडल शांतिपूर्वक जुलूस व धरना दे सकता है। जयपुर प्रजामंडल शांतिपूर्वक जुलूस व आंदोलन कर सकता है। जयपुर रियासत ब्रिटिश भारत से आए लोगों को अंग्रेजों को नहीं सौंपेगी। हाँ, ब्रिटिश भारत मतलब भारत जहाँ अंग्रेजों का राज था उसे ब्रिटिश भारत कहते हैं। राजस्थान के अंदर तो किसका, राजाओं का राज था, अंग्रेजों का राज थोड़ी था। ठीक है ना। अंग्रेजों ने रियासत क्या की थी, इनके साथ संध्या की थी। क्या की थी, संध्या। 5वीं रियासत क्या थी कि जयपुर प्रजामंडल भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लेगा। हाँ, भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लेगा। अब कुछ खोड़े लोग थे, उन्होंने कहा कि नहीं यार ऐसी कोई बातें थोड़ी होती है, ऐसी बातें नहीं, हम तो भारत छोड़ो आंदोलन के अंदर भाग लेंगे। इसके लिए एक संगठन की स्थापना की गई जिसका नाम था आज़ाद मोर्चा। आज़ाद मोर्चा पढ़ लेते हैं, फिर अपन बूंदी प्रजामंडल कल पढ़ लेंगे। आज़ाद मोर्चा
देखो आज़ाद मोर्चा था, जेंटलमैन एग्रीमेंट हुआ, उससे जो नाखुश लोग थे उन लोगों ने कौन से आपके मोर्चे की स्थापना की? आज़ाद मोर्चे की स्थापना की। ठीक है, जिसके अंदर आते हैं बाबा हरिश्चंद्र। कौन आते हैं? बाबा हरिश्चंद्र के नेतृत्व में इसका गठन किया गया। इसने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया। बाबा हरिश्चंद्र रोड बनी हुई है आपके जयपुर के अंदर। ठीक है ना, तो जयपुर के अंदर आप घूमने जाओ तो बहुत जगह देखने लायक आपको मिलेगी। तो लिख सकते हैं कि आज़ाद मोर्चा जेंटलमैन एग्रीमेंट से असंतुष्ट कार्यकर्ताओं ने जेंटलमैन एग्रीमेंट से असंतुष्ट कार्यकर्ताओं ने बाबा हरिश्चंद्र के नेतृत्व में आज़ाद मोर्चा की स्थापना की। वह इसने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया। प्रमुख लोग कौन कौन थे इसके अंदर? तो रामकरण चौधरी, दौलतमल भंडारी, गुलाबचंद कासलीवाला। कौन थे? रामकरण जोशी, दौलतमल भंडारी, गुलाबचंद कासलीवाला। ये प्रमुख नेता थे। ठीक है ना, और जो ये संगठन बनाया गया था वो आपके गुलाबचंद कासलीवाला के घर पे बनाया गया था, इसके घर पर बनाया। ठीक है, अब 3-4 साल तक तो इन लोगों ने काम किया, लेकिन 1945 में जवाहरलाल नेहरू यहाँ पर आए थे। नेहरू जी ने कहा कि यार कब तक अलग अलग काम करोगे, तो 1945 के अंदर आज़ाद मोर्चे का विलय किसके अंदर कर लिया? जयपुर प्रजामंडल के अंदर कर दिया गया। तो लास्ट में एक लाइन लिख लेना कि 1945 में नेहरू के कहने पर प्रजामंडल में विलय। किसका विलय हो गया? आज़ाद मोर्चे का विलय हो गया। कल अपन दूसरे प्रजामंडल पढ़ेंगे।